से पहले है क्या, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो जाए इसको हम कहते हैं फिनोल। ठीक है, जिस तरह अल्कोहल है उसका फंक्शनल ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल आयन है, अल्काइल के साथ अटैच हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप OH जब किसी एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच हो जाए दैट इज नोन एज देन फिनोल। अच्छा, अब सबसे पहले आपकी किताब में इसके नॉमेनक्लेचर का जिक्र है। तो कोई ज्यादा रूल्स, बड़े रूल्स इसके नॉमेनक्लेचर के आपकी किताब में नहीं दिए गए हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 सेंटेंस में आपको समझाया गया है कि किस तरह से एक फिनोल को नेम करना है, उसको नाम देना है। किस तरह से, इसके पेरेंट चेन मतलब इसका पेरेंट नेम वो आप रख दोगे फिनोल, क्योंकि ये फिनोल है ही। बाकी इसके साथ जो भी सब्स्टिट्यूट अटैच हो उस सब्स्टिट्यूट को इस वर्ड, इस नेम फिनोल से पहले लिख लेना, जो नाम बन रहा है वो फिनोल का नाम है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं, देखो ये हुआ एक फिनोल। अब आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन ये सब्स्टिट्यूट अटैच है, तो इसका नाम मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन और पेरेंट नेम फिनोल, इसका नाम हुआ आर्थो ब्रोमोफिनोल। ठीक है, अच्छा इस तरह से भी लिख सकते हो कि पोजीशन को इंडिकेट करो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक और भी चलो ड्रा कर लेता हूं, ब्रोमीन। अब इसका मैं नाम लिख रहा हूं, एक ब्रोमीन 2 पर और दूसरा 4 पर, तो लिख लोगे 2, 4, दोनों ही ब्रोमीन है, प्रीफिक्स लगाओगे डाई और ब्रोमो, ये हुआ 2,4 डाइब्रोमो और पेरेंट नेम फिनोल। मतलब वैसे ही नॉमेनक्लेचर है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल में आसान होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट उसका पोजीशन इंडिकेट करके उसके बाद पेरेंट नेम फिनोल लिख लेना, ये हुआ नाम फिनोल। और फिनोल का नॉमेनक्लेचर हम इस तरह से करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जिक्र है किस चीज का, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। इन फिनोल साहिबेन का स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो देखो इसका रिंग जो कि प्लेनर है उसको ड्रा कर लेते हैं, प्लेनर पोजीशन में ही, ये हुआ द रिंग ऑफ फिनोल। ठीक है, अच्छा ये हुआ OH। सबसे पहले इन कार्बन्स में जो कार्बन है उस कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, इससे पहले हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट समझा चुका हूं मैं, और एक सिंपल तरीके से आपको बता चुका हूं कि जब कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड सिंगल हो तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 होगी, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड डबल हो तो sp2, और अगर ट्रिपल हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब इस फिनोल के रिंग के ऊपर जरा नजर दौड़ा देना, यहां पर जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, यहां पर जो कार्बन है वो भी डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन है ये भी डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन है ये भी डबल बॉन्डेड है, ये कार्बन भी डबल बॉन्डेड और ये भी डबल बॉन्डेड। इसका मतलब सब के सब डबल बॉन्डेड है। तो इसका मतलब फिनोल के अंदर कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तमाम के तमाम कार्बन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तमाम के तमाम दो मतलब डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसके अंदर sp2 हो गई। अच्छा, बॉन्ड एंगल अगर हम देख ले अंदर की तरफ वो 120 डिग्री है, और अगर इस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड एंगल देख ले तो वो है 109 डिग्री, तकरीबन मिथानॉल में जितनी होती है। मिथानॉल में हम पढ़ चुके हैं ना, CH3OH में ये बॉन्ड एंगल 108.5 डिग्री है, तो इस फिनोल में भी COH का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ही है, जो कि तकरीबन इसके बराबर है 108.5 डिग्री के, तो ये तकरीबन बराबर के एंगल आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर भी वो डीलोकलाइजेशन होती है। देखो फिनोल स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो पाई ऑर्बिटल्स है, यहां पर भी पाई ऑर्बिटल इस प्लेनर एक्सिस
को परपेंडिकुलर, ये भी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, तमाम के तमाम इस प्लेनर एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर है, इसके मुताबिक परपेंडिकुलर है। अब जिससे पहले बेंजीन में हम पढ़ चुके हैं ना, ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं और इनकी ओवरलैप की वजह से एक बड़ा सा मॉलिक्यूलर पाई ऑर्बिटल बन जाता है और उसमें फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब इनकी लोकेशन पर मालूम नहीं हो सकती, इलेक्ट्रोपाइल हमला नहीं कर सकता और पिनोल इसी तरह से स्टेबल बन जाता है। ठीक है, अब देखो अगर पिनोल स्टेबल है तो ये पिनोल फिर एसिडिक क्यों है, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। एसिडिक नेचर ऑफ पिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ पिनोल, वाई पिनोल इज एसिडिक इन नेचर। हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन की तरह इसके अंदर भी ये पाई ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इनकी ओवरलैप की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की जब डीलोकलाइजेशन हो जाती है तो ये एरोमेटिक रिंग स्टेबल हो जाता है, इसका मतलब ये पिनोल स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो फिर ये एसिडिक क्यों है? एसिडिक मतलब कि ये पिनोल के अंदर ये जो प्रोटॉन है OH का प्रोटॉन, ये इस प्रोटॉन को देकर पिनो ऑक्साइड आयन बना लेता है। अब जो चीज प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो केमिकल स्पीशी प्रोटॉन को डोनेट करता है, उसको हम एसिड कहते हैं। ये प्रोटॉन को डोनेट करता है इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसका नेचर एसिडिक है। तो सवाल यहां पर उठता यह है कि अगर ये एसिडिक है, प्रोटॉन दे रहा है, तो इसको इसकी डीलोकलाइजेशन का फायदा क्या हुआ? डीलोकलाइजेशन तो हम कह रहे हैं कि एरोमेटिक रिंग को स्टेबल बनाता है ये प्रोसेस। तो अगर ये स्टेबल है तो प्रोटॉन क्यों दे रहा है, इसको अब समझो। ठीक है, वाई पिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। देखो यहां जो ये पिनो ऑक्साइड आयन बन रहा है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज वो अपेयर हो रहा है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है और ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक ही स्ट्रक्चर के अंदर कर रहा हूं। ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर आपकी किताब में दिए गए, तकरीबन 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं कैनोनिकल फॉर्म से, गौर से देख लेना, मैं एक ही में ड्रा कर रहा हूं। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां पर आ जाते हैं। अब यही इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर फिर यहां आ जाते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां आ जाते हैं, यहां पर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फिर से आ जाते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और यहां से ये डबल बॉन्ड हटकर वापस यहां आकर ये नेगेटिव चार्ज बना लेता है। इसको अगर अलग अलग स्ट्रक्चर आप ड्रा करो, तकरीबन 5 कैनोनिकल फॉर्म्स बन रहे हैं। अब इसका मतलब कि ये नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है प्रोटॉन के देने के बाद, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ये खुद भी डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं। कैसे? ये डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं इस एरोमेटिक रिंग के ऊपर भी और इस ऑक्सीजन में भी। इस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी इस एरोमेटिक रिंग के साथ हिस्सा ले लेता है in the contribution of delocalization of these electrons, this negative charge। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन की वजह से, इस इन इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से ये पिनो ऑक्साइड आयन ये ज्यादा स्टेबल बन जाता है बनिस्बत पिनोल के। अब अगर पिनो ऑक्साइड आयन पिनोल की निस्बत ज्यादा स्टेबल है तो पिनोल तो फिर ये कोशिश करेगा कि प्रोटॉन देकर ये स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो प्रोटॉन देकर वो ये साबित कर देता है कि वो एसिडिक है नेचर में, एंड दिस इज व्हाई पिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर। बात पकड़ में आ रही है? शाबाश। अच्छा, इसके बाद फिर है प्रिपरेशन। अच्छा, पिनोल्स की प्रिपरेशन, इनको हम तैयार किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तरीका जो है दिया गया जो है वो है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से तैयार करेंगे पिनोल को? तो देखो, सबसे पहले इससे पहले ये जानना है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम किस तरह से बनाएंगे। जब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा तब जाके उससे हम पिनोल बना सकते हैं। तो वो हम बनाएंगे जब बेंजीन को H2SO4, कौन सा H2SO4 जो फ्यूमिंग है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो उससे बन जाएगा
बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये SO3H, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसी बेंजीन सल्फोनिक एसिड को यहाँ पर फिर से ड्रा कर रहा हूँ। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हम उठाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन के बाद ये सोडियम, बेंजीन सोडियम, ये सोडियम देखो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ये H यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, ये H और OH मिलकर H2O बना लेंगे, H2O निकल जाएगा यहाँ से। सोडियम जो हाइड्रोजन की जगह आ रहा है वो बना लेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये H की जगह सोडियम आ रहा है। ठीक है, तो ये बन रहा है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इसी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर दिया जाएगा, तो ये 2Na जो है 2Na, ये SO3 को उठा लेंगे, 2Na है SO3 को उठा लेंगे, क्या बन जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ Na2SO3 प्लस। ठीक, अब देखो 2NaOH है, 2Na तो चला गया, 2O और 2H रह रहा है, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ H2O2, 2O और 2H, H2O2। अच्छा, अब यहाँ पर सच में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं बनता, ये बात गौर से सुन लेना, ये अपने दिमाग में बिठा लेना कान खोल कर। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह से ड्रा कर रहा हूं ताकि रिएक्शन आसानी से समझ में आ सके। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ सच में बनता नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब 2O और 2H, इस 2H और 2O में से एक O यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाता है, जहाँ से सल्फोनेट SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड ये चला गया है। ठीक है, तो ये O यहाँ पर आकर, अब देखो Na यहाँ पर रह गया था, SO3 चला गया था, यहाँ से O एक आकर यहाँ पर अटैच हो जाता है, यहाँ पर बच जाता है H2O, वो भी चला जाता है। तो ये O यहाँ पर आकर ये जो बना रहा है इसको हम कहते हैं सोडियम पिनो ऑक्साइड। तो सोडियम पिनो ऑक्साइड हमारे साथ बन जाता है। अब सोडियम पिनो ऑक्साइड को उठाकर इस ही सोडियम पिनो ऑक्साइड को उठाकर हम HCl के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो HCl का Cl आकर सोडियम को भगा लेगा, उसके साथ बना लेगा सोडियम क्लोराइड, और ये H जो बच रहा है ये आकर इस सोडियम के सीट पर बैठ जाएगा। तो हमारे साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, ONA में से Na हट रहा है, उसका सीट H पकड़ रहा है, तो ये जो बन रहा है बड़े बड़े आंखों से देख रहे हो ना, पीनोल, पीनोल इस तरह से बन गया। तो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये एक तरीका है जिससे हम पीनोल को तैयार कर सकते हैं। तरीका नंबर 2, फ्रॉम डो प्रोसेस, थ्रू डो प्रोसेस, डो प्रोसेस के जरिए। अच्छा, डो वो प्रोसेस है जो कि तकरीबन 1928 में अमेरिकन एक केमिकल कंपनी थी जिसका नाम था डो, उसने इस प्रोसेस को डिस्कवर किया, इसलिए इस प्रोसेस को आज भी उस कंपनी के नाम से डो प्रोसेस जाना जाता है। अच्छा, इसमें क्लोरोबेंजीन से पीनोल को तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन को तैयार कर लेते हैं। वो किस तरह से होता है, क्लोरीन को फीरियम क्लोराइड के मौजूदगी में बेंजीन के साथ रिएक्ट करा जाता है, और बेंजीन के साथ जब ये अमल हो जाता है तो बेंजीन से बन जाता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा, अब जब क्लोरोबेंजीन बन जाता है तो इसी क्लोरोबेंजीन को उठाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तकरीबन 10% सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, 350 डिग्री सेंटीग्रेड, तकरीबन 150 ATM प्रेशर रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इस अमल के लिए दरकार है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% सोल्यूशन जाकर इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। किस तरह से, ये H जो है ये यहाँ से निकलकर HCl को उठा लेगा। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, HCl, HCl को अब हटा दो। बीच में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास था क्लोरोबेंजीन, लेकिन यहाँ से Cl चला गया।
किसने इस Cl को हटा दिया? H ने। तो पीछे क्या रह गया है? सोडियम ऑक्साइड NaO, वो यहाँ पर आकर Cl का जगह पकड़ लेगी NaO। ये अब फिर से हमारे पास बन रहा है सोडियम पिनो ऑक्साइड। इस सोडियम पिनो ऑक्साइड को अगेन उठाकर HCl के एक्वस सोल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करेंगे। तो ये NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl बन जाएगा, और ये पीछे जो रह रहा है O, उस O के साथ ये H चलकर बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर अब आपको दिख रहा है कि फिनोल इस तरह से बन जाएगा। तो दो प्रोसेस से भी हम फिनोल वो तैयार कर सकते हैं। बात यहाँ तक भी आ गई समझ में? The number next step is from कमीन। कमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं, ठीक है। सो दिस मेथड इज ब्रॉट टू यू बाय आइसोप्रोपाइल बेंजीन। देखो इससे किस तरह हम फिनोल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो कमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना सीखो। वो किस तरह से करेंगे? हम इसके साथ प्रोपीन को रिएक्ट करके, प्रोपीन तकरीबन H3PO3 फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी में बेंजीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करके इसमें अरेंजमेंट होकर ये N प्रोपीन है लेकिन N बेंजीन नहीं बनाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाएगा, ठीक है। तो CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं ताकि फिर आसानी से समझ में आ जाए। देखो ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन को इसके साथ अब हम रिएक्ट करेंगे, इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन के साथ ऑक्सीजन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हम कर लेंगे। इसकी ऑक्सीडेशन के बाद ये क्या बनाएगा? यहां पर अब देखो गौर से, ये हुआ CH3, ये हुआ C, ये हुआ CH3 जो है, इस ये ऑक्सीजन इनके अंदर आ जाएंगे, ये बन जाएगा COOH, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। अब इस कमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड को हम एसिडिक सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब कमीन हाइड्रो ऑक्साइड को हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, ज़्यादातर HCl हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है? वो इस कमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड से एसीटोन को हटा लेता है। किस चीज़ को? एसीटोन को। ये रहा आपका एसीटोन, देखो इसी को मैं अब हटाऊंगा, ये हुआ एसीटोन। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 है यहां पर एसीटोन। पीछे क्या रह जाता है? OH। तो ये हुआ बेंजीन, ये हुआ OH, क्या रह जाता है? फिनोल। तो फिनोल हमारे साथ बन गया। ये हुआ तरीका नंबर थर्ड है ना। तीसरा तरीका हुआ फिनोल के बनाने का। द नेक्स्ट इज फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट जानते हो ना, जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N मौजूद होता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं हम। उससे हम किस तरह से फिनोल को तैयार करेंगे, डाइजोनियम साल्ट को। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि डाइजोनियम साल्ट आप किस तरह से बनाओगे। वो बनाओगे आप एनालिन से, और एनालिन को नाइट्रोबेंजीन से बना सकते हो, और नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन के नाइट्रेशन से बना सकते हो। इस तरह से पीछे चले जाना, ठीक है। यहाँ पर हम तैयार एनालिन को उठा लेंगे। एनालिन के साथ ये है हमारे साथ एनालिन, ठीक है। इसके साथ जब हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और HCl को रिएक्ट करेंगे, तो ये डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। किस तरह से? देखो इस तरह, इसको गौर से देखो, मैं आपको समझाऊंगा ताकि रिएक्शन आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉरी, सोडियम नाइट्राइट, इसके साथ रिएक्ट कर लेंगे, सोडियम नाइट्राइट एंड 2HCl। अब ये N और ये N आपस में रिएक्ट कर लेंगे। गौर से देख लो ताकि ये आपको याद हो जाए। रिएक्शन को याद करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। एक N यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, ये N आ जाएगा, बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस होल चीज़ पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है।
प्लस चार्ज की वजह से ये यहाँ से 2HCl है, एक Cl को छीन लेगा। ये मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ, 2HCl से एक Cl ये छीन लेगा, यहाँ पर वो Cl आ जाएगा। ये आपके साथ डाइजोनियम साल्ट बन गया। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या बनेंगे अब, वो ये बनेंगे। देखो एक Cl वहाँ पर चला गया है, ये सोडियम जो है ये दूसरे Cl के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट बनेगा, और H2 ये है, H2 ये है, ये O2 है, मतलब H4O2 जिसको हम लिख लेते हैं 2H2O वाटर, इस तरह से। तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर बाय प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हट जाएगी। ये जो बन रहा है ये हमारे पास डाइजोनियम साल्ट है, और अब इसको हम डाइजोनियम साल्ट को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिनोल को बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, अब डाइजोनियम साल्ट को हम उठाकर इसकी हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे। इसी वाटर को उठा लेते हैं और वाटर के साथ इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, इस डाइजोनियम साल्ट की हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। तो देखो ये वाटर है H+OH। अब ये H यहाँ से आकर इस Cl को भगा लेता है तो बन जाता है HCl। चलो ठीक है, वो तो बन गया। Cl जब यहाँ से हट जाता है तो ये OH आकर यहाँ पर N2 को लात देकर N2 को भी हटा देता है, N2 एज अ गैस हट जाता है, यहाँ पर खुद N2 की जगह OH अटैच हो जाता है, और जब वो अटैच हो जाता है तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाता है, मतलब फिनोल बन जाता है। तो ये डाइजोनियम साल्ट से फिनोल बनाने का तरीका है, ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है।